नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी पर अक्सर अनदेखे किए गए विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे बुजुर्गों के लिए, मतलब वृद्ध वयस्कों के लिए मनोचिकित्सा। हमारे पास इस पर कुछ अकादमिक स्रोत हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनमें से खास बातें निकाल सकें। हमारा इरादा ये समझना है कि आखिर क्यों इस अहम क्षेत्र को उतनी तवज्जो नहीं मिली और कौन सी थेरेपीज हैं जो असल में बुजुर्गों के लिए कारगर हो सकती हैं। तो चलिए इन स्रोतों को खंगालते हैं। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। ये सच है कि वृद्ध लोगों के लिए मनोवैज्ञानिक मदद को पारंपरिक तौर पर मतलब उतना महत्व नहीं दिया गया है, और इसके पीछे कई वजह हैं। एक बड़ी वजह तो है एजिज्म। आप जानते ही हैं, उम्र के आधार पर भेदभाव। इस सोच ने इस क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन और सेवाओं के विकास में काफी रुकावट डाली है। ये एक तरह की नकारात्मक धारणा बन गई थी कि भाई बुजुर्ग लोग थेरेपी से ठीक नहीं हो सकते, या अब तो बहुत देर हो गई। मजे की बात यह, फ्रॉइड ने भी, आप सोचिए, फ्रॉइड ने भी लगभग 50 साल की उम्र के बाद के लोगों को एक तरह से अशिक्षणीय मान लिया था। अच्छा, फ्रॉइड ने भी? ये तो चौंकाने वाली बात है। हाँ, तो जाहिर है इस तरह की सोच का बहुत गहरा असर पड़ा होगा। फिर देखिए, ज्यादातर जो साइकोलॉजिकल थियरीज हैं वो बचपन और जवानी के विकास पर ही टिकी रही हैं। हाँ, कुछ अपवाद जरूर हैं, जैसे एरिक एरिक्सन। उन्होंने जीवन के बाद के पड़ावों की चुनौतियों को पहचाना था, वो अखंडता बनाम निराशा वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, मैंने पढ़ा है उनके बारे में। पर उनके मॉडल में भी वो गहराई या विस्तार नहीं था कि वो मुख्य धारा बन पाए। और एक बात और, वृद्धावस्था मनोरोग विज्ञान में जैविक मॉडल, मतलब दिमाग आधारित स्पष्टीकरणों का दबदबा रहा है। मन आधारित बातों पर उतना जोर नहीं दिया गया है। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद मार्टिन और हिल्डेब्रांड जैसे कई लोगों ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने अलग अलग थेरेपीज को बुजुर्गों के लिए सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। तो वो जो निराशावादी सोच है कि अब बहुत देर हो चुकी है, उसके उलट उम्मीद ये है कि कई लोगों के लिए ये थेरेपी शायद बिल्कुल सही समय पर कारगर हो सकती है। तो फिर सवाल उठता है कि कौन सी थेरेपीज हैं जो ज्यादा कारगर साबित हुई हैं। हमारे स्रोतों में सबसे ज्यादा किसका जिक्र आता है? मुझे लगता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी का नाम शायद सबसे ऊपर है। हाँ बिल्कुल, सीबीटी का जिक्र बहुत है। कई नियंत्रित क्लिनिकल स्टडीज हुई हैं जिनमें पाया गया है कि सीबीटी डिप्रेशन, एंजाइटी यानी चिंता, और यहाँ तक कि डिमेंशिया से जुड़े जो व्यवहार होते हैं उनके इलाज में प्रभावी है। गैलेगर, थॉमसन और उनके साथियों ने अमेरिका में बुजुर्गों पर काफी स्टडीज की, और उन्होंने दिखाया कि ये अस्पताल हो या कम्युनिटी सेटिंग, अकेले में थेरेपी हो या ग्रुप में, डिप्रेशन के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद रही है। तो ये सीबीटी काम कैसे करती है मोटे तौर पर? देखिए, सीबीटी का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि हमारे नकारात्मक विचार और हमारे व्यवहार ये जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर असर डालते हैं। तो ये थेरेपी क्या करती है? ये उन बेकार के विचारों को चुनौती देती है। जो टालम टोल वाले या नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार हैं उन्हें कम करने में मदद करती है, और उनकी जगह बेहतर सोचने और काम करने के तरीके सिखाती है। अच्छा, इसमें तकनीकें होती हैं, जैसे अपने विचारों के पीछे क्या सबूत हैं उसे जांचना, सोचने में क्या गलतियां हो रही हैं उन्हें पहचानना, और फिर चीजों को अलग नजरिए से देखना। लेकिन क्या बुजुर्गों के साथ काम करते हुए सीबीटी में कुछ खास बदलाव करने पड़ते हैं? क्योंकि जाहिर है उनके जीवन के अनुभव, उनकी शारीरिक स्थिति, वो सब अलग होती है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत यही बताते हैं कि कुछ अनुकूलन, मतलब एडजस्टमेंट्स जरूरी हैं। जैसे थेरेपिस्ट को ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि मरीज अपने काम पर फोकस रख पाए। अक्सर बुजुर्गों में मान लीजिए कोई अक्षमता आ गई या कोई और बड़ी घटना हुई जीवन में, तो उसके बाद अपराध बोध या लाचारी की भावनाएं ज्यादा होती हैं। उन्हें समझना और एड्रेस करना जरूरी है। हाँ, ये तो होता होगा। और इस बात पर भी ध्यान देना होता है कि कहीं शारीरिक लक्षण जो दिख रहे हैं वो असल में किसी मानसिक तनाव की वजह से तो नहीं। तो कुल मिला के हाँ, ये एक संरचित, सहयोगात्मक, संक्षिप्त और क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच है, लेकिन इसे बुजुर्गों की खास जरूरतों के हिसाब से ढालना पड़ता है। सीबीटी के अलावा एक और नाम जो हमारे स्रोतों में आया है वो है कॉग्निटिव एनालिटिक थेरेपी, यानी कैट। जी, ये थोड़ी कम सुनी हुई लगती है, ये क्या है? हाँ, कैट उतनी कॉमन नहीं है पर दिलचस्प है। ये एक तरह से दो पुरानी विचारधाराओं, एनालिटिकल जिसमें रिश्तों और पुराने पैटर्न पर जोर होता है, और कॉग्निटिव जिसमें विचारों पर जोर होता है, का एक आधुनिक मिश्रण है। ये एक संक्षिप्त, मतलब कम समय की संरचित थेरेपी है। ये मदद करती है कि व्यक्ति अतीत के आघात या मुश्किल अनुभवों से उभरकर जीवन में फिर से संवाद और अर्थ खोज सके। अच्छा, इसका जो एविडेंस बेस है
वो अभी बन रहा है, विकसित हो रहा है, लेकिन बुजुर्गों के लिए इसकी प्रासंगिकता है क्योंकि ये व्यक्ति की पूरी जीवन कहानी को महत्व देती है और थेरेपिस्ट और मरीज के बीच जो संवाद है उस पर बहुत जोर देती है। पूरी जीवन कहानी को महत्व देना ये क्यों खास है बुजुर्गों के लिए? देखिए, बुढ़ापा एक ऐसा समय होता है जब अक्सर नुकसान झेलने पड़ते हैं, स्वास्थ्य का, अपनों का, सामाजिक भूमिका का, अक्षमता आ सकती है। ऐसे में मुकाबला करने की जो हमारी क्षमता होती है वो कमजोर पड़ सकती है और तब जो पहले के आघात हैं या कम आत्मसम्मान जैसी समस्याएं हैं वो फिर से उभर सकती हैं। हाँ बिल्कुल। और फिर वो चिंता, अवसाद या खुद को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार का रूप ले सकती हैं। इन्हें सिर्फ आज के संदर्भ में नहीं बल्कि व्यक्ति की पूरी जीवन कहानी के संदर्भ में समझने की जरूरत होती है। सीएटी इसी में मदद करती है, अतीत और वर्तमान को जोड़ने का एक कोहेरेंट तरीका देती है। ये बहुत दिलचस्प है कि ये सिर्फ लक्षणों पर नहीं बल्कि पूरी कहानी पर ध्यान देती है। अच्छा, और साइकोडायनामिक थेरेपी, ये तो बहुत पुरानी और जानी मानी है, क्या ये भी बुजुर्गों के लिए उतनी ही कारगर है? हाँ, साइकोडायनामिक थेरेपीज तो एक पूरी रेंज है जिनका आधार मुख्य रूप से फ्रॉयड, क्लाइन, युंग के काम में है और कुछ अनुभवजन्य साक्ष्य मतलब एम्पिरिकल एविडेंस हैं जो बताते हैं कि बुजुर्गों के साथ साइकोडायनामिक काम कम से कम डिप्रेशन के मामले में सीबीटी जितना ही प्रभावी हो सकता है, जैसे थॉमसन और उनके साथियों की एक स्टडी थी। अच्छा, तो ये भी असरदार है। हाँ, इसका फोकस अक्सर क्या होता है, पहले के जीवन के अनुभवों से जुड़ी जो दबी हुई अचेतन सामग्री है उसमें अंतर्दृष्टि विकसित करना और फिर चिकित्सीय संबंध में मतलब थेरेपिस्ट के साथ जो रिश्ता बनता है उसमें इस सामग्री पर काम करना। यहाँ एक बहुत ही खास और कह सकते हैं जटिल बात सामने आती है, वो है ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस। हाँ, ये शब्द मैंने सुने हैं। ट्रांसफरेंस मतलब मरीज की भावनाएं थेरेपिस्ट पर और काउंटर ट्रांसफरेंस मतलब थेरेपिस्ट की भावनाएं मरीज पर। बिल्कुल। और अनुभव ये बताता है कि मरीज की उम्र इन दोनों चीजों की प्रकृति पर बहुत गहरा असर डाल सकती है। कैसे? मतलब क्या थेरेपिस्ट के अपने बुढ़ापे को लेकर जो डर हैं वो भी बीच में आ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं। जैसे हो सकता है कि थेरेपिस्ट किसी बुजुर्ग मरीज की निर्भरता या लाचारी की जो जरूरतें हैं उन्हें स्वीकार करने में हिचकिचाए। क्यों? क्योंकि शायद उसे अवचेतन रूप से खुद अपने बुढ़ापे में ऐसी स्थिति में आने का डर हो। ओह, ये तो काफी गहरा है। हाँ, या फिर मान लीजिए मरीज थेरेपिस्ट के प्रति कुछ कामुक भावनाएं दिखाता है, जिसे एक कामुक ट्रांसफरेंस कहते हैं, तो हो सकता है थेरेपिस्ट उसे नजरअंदाज कर दे क्योंकि ये बुजुर्गों के बारे में बनी धारणाओं के खिलाफ जाता है। या एक और स्थिति हो सकती है, मरीज की हालत देखकर थेरेपिस्ट के मन में अपने बूढ़े होते माता पिता या रिश्तेदारों को लेकर जो चिंताएं या डर हैं वो जाग जाएं और फिर वो एक आदर्श देखभाल करने वाले की भूमिका में आ जाए जो शायद मरीज के लिए उतनी मददगार ना हो। बाप रे, ये तो बहुत ही बारीक चीजें हैं जिन पर ध्यान देना पड़ता होगा। बिल्कुल, इन चीजों के प्रति सजग रहना थेरेपिस्ट के लिए बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और थेरेपी जिसका जिक्र हमारे श्रोतों में है वो है इंटरपर्सनल थेरेपी यानी IPT। ये कैसे अलग है बाकियों से? IPT, हाँ, ये एक बहुत ही व्यावहारिक मतलब प्रैक्टिकल, फोकस्ड और संक्षिप्त यानी ब्रीफ थेरेपी है और ये मैनुअल आधारित है, जिसका मतलब है कि इसकी एक तय संरचना है। इसकी एक अच्छी बात यह है कि इसे बुनियादी ट्रेनिंग के बाद कई तरह के प्रोफेशनल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉक्टर, नर्स, सोशल वर्कर। अच्छा, तो ये ज्यादा सुलभ है। हाँ, इसकी सुलभता के कारण ही बुजुर्गों के साथ इसके उपयोग में काफी रुचि बढ़ी है और इसके असर का अच्छा खासा प्रमाण भी मौजूद है, खासकर डिप्रेशन के इलाज में और उसे दोबारा होने से रोकने में भी। रेनॉल्ड्स और उनके सहयोगियों का काम इस क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण है। और ये काम कैसे करती है? इसका फोकस क्या है? IBT का मुख्य ध्यान होता है रिश्तों में गड़बड़ी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। इसे 4 मुख्य डोमेन या क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला, भूमिका संक्रमण मतलब रोल ट्रांजिशन, जैसे रिटायरमेंट होना या विधवा हो जाना। हाँ। दूसरा, भूमिका विवाद यानी रोल डिस्प्यूट, परिवार में या दोस्तों के साथ किसी बात पर मतभेद या झगड़ा। तीसरा, असामान्य दुख, किसी अपने को खोने के बाद जब दुख बहुत ज्यादा या लंबा खिंच जाए। और चौथा, पारस्परिक कमी यानी लोगों से घुलने मिलने में दिक्कत आना। अच्छा, तो ये रिश्तों की समस्याओं पर केंद्रित है। बिल्कुल, और थेरेपी का मकसद होता है कम्युनिकेशन सुधारना, भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त करना सीखना और जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं उन्हें सुधारने में मदद करना। और इसका नतीजा होता है लक्षणों में कमी और कामकाज में सुधार। ये बुढ़ापे में जो आमतौर पर रिश्तों और विकास से जुड़े मुद्दे आते हैं उन पर सीधे तौर पर लागू होती है। ये तो काफी प्रैक्टिकल लग रही है। क्या
ऐसी भी कोई थेरेपी है जिसमें पूरे परिवार को शामिल किया जाता है? आपने पहले जिक्र किया था कि पारिवारिक माहौल भी असर डालता है। हाँ बिल्कुल, उसे कहते हैं सिस्टमिक या फैमिली थेरेपी। हालांकि ये मानना होगा कि बुजुर्गों के साथ इसके उपयोग पर अभी साक्ष्य आधार थोड़ा कम है, मतलब उतनी रिसर्च नहीं हुई है जितनी सीबीटी या आईपीटी पर। लेकिन एक ऐसा नजरिया जो व्यक्ति को सिर्फ अकेले नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार और सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में देखता है, उसकी उपयोगिता तो जाहिर है, काफी व्यापक लगती है। हाँ, ये तो समझ आता है। ये खास तौर पर कब मददगार हो सकती है? जैसे मान लीजिए परिवार को डिमेंशिया जैसी किसी बीमारी के निदान के बारे में बताना है और उन्हें उसे समझने और स्वीकार करने में मदद करनी है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई बुजुर्ग सदस्य बार बार शारीरिक लक्षणों की शिकायत करता है, जिसे दैहिकीकरण या सोमेटाइजिंग कहते हैं, या बीमार की भूमिका अपना लेता है। हाँ, देखा है ऐसा। तो फैमिली थेरेपी ये समझने में मदद कर सकती है कि परिवार के अंदर ऐसा क्या चल रहा है जो इस व्यवहार को अनजाने में मजबूत कर रहा है। अच्छा, इसमें करते क्या है थेरेपिस्ट? इसमें कई तकनीकें होती हैं, जैसे चक्रीय प्रश्न पूछना, मतलब परिवार के एक सदस्य से पूछना कि उन्हें क्या लगता है कि दूसरा सदस्य इस बारे में क्या सोचता होगा। आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी इस पे क्या कहेगी? या फिर किसी मुश्किल व्यवहार को एक सकारात्मक नजरिए से देखना, पॉजिटिव कोनोटेशन देना, जैसे आप लोग एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हैं, इतने करीबी हैं कि कभी-कभी शायद जरूरत से ज्यादा चिंता कर लेते हैं। और परिवार के इतिहास को समझने के लिए जेनोग्राम यानी फैमिली ट्री बनाना और उस पर चर्चा करना, ये सब तरीके इस्तेमाल होते हैं। ये परिवार को शामिल करना तो कई स्थितियों में बहुत जरूरी लगता है। अच्छा, एक और आखिरी तरीका जिसका जिक्र है वो है यादों को याद करने वाली थेरेपी, रेमिनिसेंस थेरेपी। ये क्या है? हाँ, रेमिनिसेंस थेरेपी या आरटी ये काफी जानी मानी है, खासकर बुजुर्गों की देखभाल में। इसमें मूल रूप से अतीत को याद करना शामिल है। क्यों? ताकि आत्मसम्मान बढ़े और सामाजिक जुड़ाव महसूस हो। ये अक्सर ग्रुप सेटिंग में होती है। लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो अपनी पुरानी यादें, जीवन के अनुभव साझा करें। अच्छा, तो ये बातें करने जैसा है। हाँ, पर इसमें अक्सर मदद ली जाती है कुछ चीजों की, जैसे पुरानी तस्वीरें, अखबार, संगीत या कोई खास निजी वस्तु। इन्हें प्रॉम्प्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि यादें ताज़ा हो जाएं। इसी से मिलती जुलती एक और थेरेपी है लाइफ रिव्यू थेरेपी, LRT। ये RT से थोड़ी ज्यादा गहरी और संरक्षित होती है। LRT में सिर्फ यादें साझा नहीं करते, बल्कि अतीत के जो अनसुलझे संघर्ष हैं उन पर दोबारा काम किया जाता है, ताकि जीवन की एक बेहतर समझ और स्वीकृति बन सके। और इसका आधार क्या है? इन दोनों थेरेपीज का आधार एरिक्सन का वही 8 चरणों वाला मनोसामाजिक विकास मॉडल है। खासकर उनका आखिरी चरण, अहम अखंडता बनाम निराशा, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। विचार यह है कि अगर बुजुर्ग व्यक्ति अपने जीवन के अस्तित्व संबंधी सवालों के संतोषजनक जवाब तैयार कर सकें और उन्हें स्वीकार कर सकें, जैसे मेरा जीवन कैसा रहा, क्या इसका कोई अर्थ था, तो वे जीवन के अंत में निराशा के बजाय एक तरह की शांति और अखंडता महसूस कर सकते हैं। ये सब सुन के तो लगता है कि बुजुर्गों के लिए कितने अलग-अलग तरह के मनोवैज्ञानिक उपचार मौजूद हैं। लेकिन एक सवाल जो शायद बहुत से लोगों के मन में आता होगा और जिसका जिक्र आपने शुरू में भी किया था, डिमेंशिया। क्या ये थेरेपीज डिमेंशिया जैसी स्थितियों में भी मदद कर सकती हैं? क्योंकि आम धारणा तो यही है कि जिनकी याददाश्त या सोचने समझने की शक्ति कम हो गई हो, वो थेरेपी के लिए अच्छे उम्मीदवार नहीं होते। हाँ, ये एक बहुत ही अहम सवाल है और एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी है जिसे दूर करना जरूरी है। ये सच है कि डिमेंशिया में संज्ञानात्मक क्षमताएं जैसे याददाश्त या फैसला लेने की ताकत कम हो जाती हैं और इस वजह से पारंपरिक टॉकिंग थेरेपी उनके लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उनके जो लक्षण हैं या उनका जो व्यवहार है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी दिमागी बीमारी का नतीजा है। ऐसा नहीं है। उनका सामाजिक माहौल कैसा है, उनकी अपनी मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है, उनके आसपास का वातावरण कैसा है, ये सब चीजें भी उनके व्यवहार पर बहुत असर डालती हैं। अच्छा, तो मतलब सिर्फ बायोलॉजी नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसलिए डिमेंशिया से पीड़ित व्यक्ति भी मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेपों से फायदा उठा सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो पारंपरिक मनोचिकित्सा हो। स्रोत बताते हैं कि कई तरह के तरीके, जैसे CBT की कुछ बदली हुई तकनीकें, उनके माहौल में बदलाव करना या सहायक तरीके अपनाना, ये सब उनकी मदद कर सकते हैं। इनसे क्या हो सकता है? उनके मुश्किल व्यवहार कम हो सकते हैं। जो अच्छी आदतें हैं वो बनी रह सकती हैं। वो याददाश्त की कमी से निपटने या खोई हुई क्षमताओं का प्रबंधन करने के तरीके सीख सकते हैं। यानी जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है। हाँ बिल्कुल, जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है। स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ कम हो सकता है, डिप्रेशन या चिंता के लक्षण कम हो सकते हैं
और जीवन में जो इतने सारे नुकसान हुए हैं उनके साथ समायोजन करने में मदद मिल सकती है। खासतौर पर व्यवहारिक और पर्यावरणीय उपचार जो हैं वो व्यवहार संबंधी समस्याओं के लिए काफ़ी प्रभावी पाए गए हैं। और जो शुरुआती चरण के डिमेंशिया वाले लोग हैं उनके लिए सहायता समूह यानी सपोर्ट ग्रुप्स और सीबीटी उन्हें मुकाबला करने की रणनीतियां सिखाने और तनाव कम करने में मदद कर सकते हैं। और रेमिनिसेंस थेरेपी का आपने जिक्र किया था। हाँ, रेमिनिसेंस थेरेपी जो हल्के से मध्यम चरण के डिमेंशिया वाले व्यक्ति हैं उन्हें दूसरों से जुड़ने का, एक सामाजिक संबंध बनाने का मौका दे सकती है, जो बहुत जरूरी है। तो इतने सारे विकल्प हैं, लेकिन असल दुनिया में जहां शायद विशेषज्ञता उतनी आसानी से उपलब्ध ना हो, ये चुनाव कैसे किया जाता है? मतलब किस व्यक्ति के लिए कौन सी थेरेपी सबसे सही रहेगी? क्या इसके लिए कोई दिशा निर्देश है? हाँ, ये असल चुनौती है, विशेषज्ञता की कमी। आदर्श स्थिति में तो चुनाव विशेषज्ञ और मरीज की जरूरत के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन फिर भी स्रोत कुछ मोटे तौर पर दिशा निर्देश देते हैं, एक तरह का फ्रेमवर्क। अगर मान लीजिए डिप्रेशन या चिंता है और ज्यादा जटिलता नहीं है तो सीबीटी या आईपीटी पहली पसंद हो सकती हैं। अच्छा। अगर रिश्तों में तनाव ज्यादा दिख रहा है तो शायद आईपीटी बेहतर हो। अगर मरीज ज्यादा सोचने विचारने वाला, मतलब कॉग्निटिवली ओरिएंटेड है, तो सीबीटी ज्यादा सूट कर सकती है। अगर डिप्रेशन के साथ कुछ व्यक्तित्व संबंधी जटिलताएं हैं, जैसे बॉर्डरलाइन या नार्सिसिस्टिक लक्षण, जिनका जुड़ाव अक्सर बचपन या पहले के आघात से होता है, तो फिर कैट या साइकोडायनामिक थेरेपी ज्यादा उपयुक्त हो सकती है। अगर डिप्रेशन किसी मुश्किल या निष्क्रिय पारिवारिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ लगता है तो सिस्टेमिक यानी फैमिली थेरेपी पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते परिवार के कुछ सदस्य शामिल होने को तैयार हो। जब मानसिक तनाव शारीरिक लक्षणों के रूप में ज्यादा सामने आ रहा हो, मतलब सोमेटाइजेशन हो, तो सीबीटी पहली पसंद हो सकती है। लेकिन अगर ये लक्षण किसी गहरे या पुराने आघात से जुड़े लगते हैं तो फिर सीएटी या साइकोडायनामिक थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। और डिमेंशिया की देखभाल के लिए? डिमेंशिया की देखभाल में जैसे हमने बात की, एक मिला जुला दृष्टिकोण अक्सर सबसे अच्छा होता है। साइकोडायनामिक और सीएटी से मिली समझ देखभालकर्ता और मरीज के बीच के रिश्ते को समझने में मदद कर सकती है। व्यवहारिक तरीके दोहराए जाने वाले मुश्किल व्यवहारों को संभालने में काम आ सकते हैं। फैमिली थेरेपी निदान को समझने और उससे निपटने में परिवार की मदद कर सकती है। और इन सब के साथ वैलिडेशन थेरेपी, रेमिनिसेंस और लाइफ रिव्यू के सिद्धांतों पर आधारित एक सामान्य मानवीय दृष्टिकोण रखना हमेशा फायदेमंद होता है। ये समझना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात जो आपने कही थी, थेरेपी को बुजुर्गों के लिए ढालना, मतलब अडेप्ट करना, इसमें किन खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है? हाँ, ये अडेप्टेशन या अनुकूलन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुजुर्गों की जिंदगी में कई ऐसे कारक होते हैं जो युवाओं से अलग होते हैं। पुरानी बीमारियां हैं, शारीरिक कामकाज में कमी आ सकती है, जीवन में नुकसान की घटनाएं बढ़ जाती हैं, सुनने या देखने की क्षमता कम हो सकती है, रिटायरमेंट है, विधवापन है। ये सब चीजें थेरेपी के तरीके और चुनाव को प्रभावित करती हैं। हाँ बिल्कुल। तो स्रोतों के अनुसार कुछ मुख्य अनुकूलन है जिनका ध्यान रखना चाहिए। पहला, धीमी गति, चीजों को आराम से समझाना, दोहराना बहुत जरूरी है। दूसरा, अलग अलग तरीकों से प्रस्तुति, सिर्फ बोलकर नहीं बल्कि लिखकर भी समझाना, जैसे व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल, हैंडआउट्स देना, नोट्स लेने को कहना, बड़े प्रिंट का इस्तेमाल करना। अगर सुनने में दिक्कत है तो पॉकेट टॉकर जैसे उपकरण इस्तेमाल करना, रिकॉर्डिंग देना। मल्टी मॉडल लर्निंग कह सकते हैं इसे। हाँ बिल्कुल, मल्टी मॉडल। तीसरा, सहयोगात्मक शैली रखना, लक्ष्य स्पष्ट रूप से बताना, ज्यादा सक्रिय और कार्य केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना। कई बार थेरेपिस्ट को निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद करनी पड़ती है, क्योंकि उम्र के साथ फ्लूइड इंटेलिजेंस यानी नई जानकारी को प्रोसेस करने की क्षमता थोड़ी कम हो सकती है। अच्छा। ये भी समझना जरूरी है कि कौन सी चीज परिपक्वता का हिस्सा है और कौन सी उस खास पीढ़ी के अनुभव, कोहॉर्ट इफेक्ट का। जैसे पुरानी पीढ़ी में शिक्षा का स्तर कम हो सकता है या मनोवैज्ञानिक मदद के बारे में जानकारी कम हो सकती है। थेरेपिस्ट को चिकित्सा संबंधी जानकारी भी होनी चाहिए, पुरानी बीमारियों, दर्द प्रबंधन, दवा पालन, पुनर्वास के तरीके, दवाओं के साइड इफेक्ट्स के बारे में। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। मूल्यांकन में हमेशा वर्तमान मानसिक और संज्ञानात्मक स्थिति का आकलन शामिल होना चाहिए, जैसे मिनी मेंटल स्टेट परीक्षा MMSE करना, और इसके लिए उम्र विशिष्ट नॉर्म्स का इस्तेमाल करना चाहिए। शेड्यूलिंग, स्थान और सहयोग में लचीलापन दिखाना, जरूरत पड़े तो अस्पताल में जाना, फोन पर सत्र करना, पत्र लिखना। देखभाल करने वालों को शामिल करना भी अक्सर जरूरी होता है, खासकर डिमेंशिया जैसी स्थितियों में। हाँ। चिकित्सकीय संबंध का महत्व और भी बढ़ जाता है।
क्योंकि जीवन में हुए नुकसानों के कारण थेरेपिस्ट अक्सर उनके लिए एक महत्वपूर्ण भावनात्मक सहारे का स्रोत बन जाता है। थेरेपी समाप्त करने के तरीके में भी बदलाव करना पड़ सकता है। एकदम बंद करने के बजाय सत्रों को धीरे धीरे फैलाना या बाद में जरूरत पड़ने पर बूस्टर सत्र रखना। और जैसा हमने पहले बात की, थेरेपी को लेकर जो नकारात्मक धारणाएं हो सकती हैं, उन्हें शुरू में ही संबोधित करना, शायद एक परिचयात्मक सत्र रखना। इन सब बातों को याद रखने के लिए एक उपयोगी संक्षिप्त नाम भी सुझाया गया है, MICS। MICS ये क्या है? एम मल्टी मॉडल शिक्षण, आई इंटरडिसिप्लिनरी जागरूकता मतलब दूसरे स्वास्थ्य प्रोफेशनल्स के साथ तालमेल, सी जानकारी को अधिक स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना, क्लियरर प्रेजेंटेशन, के उम्र बढ़ने की चुनौतियों और शक्तियों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ एजिंग, और एस थेरेपी सामग्री को अधिक धीरे धीरे प्रस्तुत करना, स्लोअर प्रेजेंटेशन। MICS ये याद रखने में आसान है। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा से जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो यही है कि ऐतिहासिक रूप से भले ही इस क्षेत्र को नज़रअंदाज किया गया हो, मनोचिकित्सा बुजुर्गों के लिए न सिर्फ बहुत मूल्यवान है बल्कि उनकी खास ज़रूरतों के हिसाब से इसे ढाला जा सकता है और ढाला जाना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि कई अलग अलग दृष्टिकोण और तरीके मौजूद हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये याद रखना भी बहुत ज़रूरी है, जैसा स्रोत भी कहते हैं कि जितनी बातें बुजुर्गों और युवाओं में अलग होती हैं, उससे कहीं ज्यादा उनमें समानताएं होती हैं। बुजुर्गों के पास जीवन के अनुभवों का एक विशाल अनमोल खजाना होता है। सोचिए, वे एक ऐसी दुनिया में परिपक्व हुए हैं जिसमें कितने अभूतपूर्व बदलाव आए हैं, विश्व युद्ध, तकनीकी क्रांतियां, सामाजिक परिवर्तन। हाँ, ये तो है। तो मनोचिकित्सकों को उन्हें बुजुर्गों के साथ काम करने के लिए विशेष कौशल और दृष्टिकोण सीखने की जरूरत है। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि वो अपने बुजुर्ग ग्राहकों के साथ मूल रूप से इंसानियत साझा करते हैं, और जो चीजें अलग हैं उन्हें समझने में थोड़ा समय, धैर्य और संवेदनशीलता लगेगी। और अंत में शायद एक विचार जिस पर हम सभी सोच सकते हैं इन स्रोतों के आधार पर, वो ये है कि हाँ, तकनीकें और थेरेपी के प्रकार महत्वपूर्ण हैं, पर शायद सबसे जरूरी तत्व बस ये है कि हम एक पूरे जिए गए जीवन की उस जटिल समृद्ध कहानी को स्वीकार करें और उसे सम्मान दें, उसे समझने की कोशिश करें। एक ऐसी कहानी जिसे अक्सर हमारी इस युवा केंद्रित दुनिया में अनदेखा कर दिया जाता है। शायद उसी कहानी को सुनने, समझने और सम्मान देने में ही चिकित्सा का सबसे गहरा और सच्चा मूल्य छुपा है।